हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 64। जिसने 63 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र करके, तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी यूपी पीजीटी सोशोलॉजी की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा उनकी तैयारी कर रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 64। इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से शक्ति संतुलन की विशेषता कौन सी नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से शक्ति संतुलन की विशेषता कौन सी नहीं है वह हमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। इतिहासकार शक्ति संतुलन को वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखता है, जबकि राजनीतिज्ञ उसे व्यक्तिनिष्ठ दृष्टि से देखता है। शक्ति संतुलन की नीति गतिशील होती है। शक्ति संतुलन की स्थापना स्वतः हो जाती है, या फिर विश्व के राष्ट्रों के बीच शक्ति संतुलन सदैव बना रह सकता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें सही आंसर हो जाएगा। यानी कि शक्ति संतुलन की स्थापना स्वतः हो जाती है, ये इसमें सही नहीं दिया गया है। ठीक है, शक्ति संतुलन की विशेषता कौन सी नहीं पूछा था, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप क्या था? बुर्जुआ, मध्यवर्ग, सर्वहारा, समाजवादी या फिर नव लोकतांत्रिक? तो फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप क्या था? ये था ऑप्शन नंबर ए, बुर्जुआ या फिर मध्य वर्ग। तो फ्रांसीसी क्रांति ये फ्रांस के इतिहास में राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल और आमूल परिवर्तन की अवधि थी। इसके दौरान फ्रांस की जो सरकारी संरचनाएं हैं वह जो पहले कुलीन और कैथोलिक पादरियों के लिए सामंती विशेषाधिकारियों के साथ पूर्णतः राजशाही पद्धति पर आधारित थी। इसी में आमूल परिवर्तन हुए और यह नागरिकता और अविच्छेद अधिकारों के प्रबोधन सिद्धांतों पर आधारित हो गई। फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप ये मध्य वर्ग था। कैसा था? बुर्जुआ या मध्य वर्ग था। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। तो क्या नारा था फ्रांसीसी क्रांति का? स्वतंत्रता, संप्रभुता, बंधुत्व, समानता, एकता, संप्रभुता, स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता, एकता या फिर स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तो क्या था फ्रांसीसी क्रांति का नारा? तो ये था ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व था। इन शब्दों को फ्रांस का आदर्श वाक्य भी माना जाता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि आदर्श वाक्य किसको माना जाता है फ्रांस के, तो ये थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। नव उपनिवेशवाद के संबंध में क्या सही है? नव उपनिवेशवाद के संबंध में क्या सही है? तो नव उपनिवेशवाद ये प्रभाव क्षेत्र का साम्राज्य है एवं यह आधुनिक साम्राज्यवाद है। नव उपनिवेशवाद में एक शक्तिशाली राष्ट्र से और अपेक्षाकृत एक कम शक्तिशाली राष्ट्र का संबंध एक आर्थिक उपनिवेश अथवा उपग्रह का होता है। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा खनिज संपदा, एक उपभोक्ता व्यापार में नियंत्रण आदि साधनों का प्रयोग किया जाता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो नव उपनिवेशवाद के संबंध में इसमें क्या सही हो जाएगा? तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। तो यानी कि इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों ही सही हैं। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। जीवन, स्वतंत्रता एवं सुखानुसरण तथ्य है। अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का, भारत के संविधान की प्रस्तावना का, पूर्व सोवियत संघ के संविधान का, या फिर अमेरिका के संविधान के अधिकार पत्र का। तो जीवन, स्वतंत्रता एवं सुखानुसरण तथ्य है, ये किसका है? यह है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का। ठीक है, इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। ब्रिटिश युग में कौन सा प्रशासनिक सुधार आयोग नहीं बना? एचिसन आयोग, ली आयोग, माउंटबेटन आयोग या फिर इस्लिंगटन आयोग? तो इसमें कौन सा प्रशासनिक सुधार आयोग नहीं बना? तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन आयोग। ठीक है, भारत में प्रशासनिक सुधार के दृष्टिकोण से ब्रिटिश शासन के दौरान एचिसन आयोग ये 1886 में बना था, ली आयोग ये 1923 में,
इस्लिंगटन आयोग ये 1912 में बनाए गए, जबकि जो माउंटबेटन योजना वर्ष है ये 1947 में भारत विभाजन से संबंधित है। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, स्वनिर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार है, किसने कहा? वुडरो विल्सन का कथन है, लॉर्ड कर्जन का कथन है, रविंद्रनाथ टैगोर का है या फिर बर्ट्रैंड रसेल का है? तो किसका कथन है कि स्वनिर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन का कथन है। स्वनिर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार है, यह कथन किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन ने दिया था, जिसे उन्होंने 1923 के लुसाने पीस कॉन्फ्रेंस में स्वनिर्णय के अधिकार की आलोचना करते हुए कहा था। इसमें जो सही है ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, फ्रांस का वर्तमान संविधान किस गणतंत्र के नाम से जाना जाता है? फ्रांस का जो वर्तमान संविधान है वह किस गणतंत्र के नाम से जाना जाता है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम या फिर षष्ठम? तो ये जाना जाता है ऑप्शन नंबर सी, पंचम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फ्रांस का वर्तमान संविधान पंचम गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें जो सही है ये इसमें ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? फ्रांस संवैधानिक परिषद, स्विट्जरलैंड लैंड्स जी माइंड, चीन केंद्रीय सैन्य आयोग, अमेरिका एक बार स्पीकर सदैव स्पीकर। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन युग्म गलत दिया गया है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। तो ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर का चुनाव ये सर्वसम्मति से होता है ना। जिस निर्वाचन क्षेत्र से स्पीकर पद के लिए पर्चा दाखिल किया जाता है उस निर्वाचन क्षेत्र से कोई भी राजनीतिक दल अपना प्रतिनिधि चुनाव के लिए नहीं उतरता। इसी प्रकार चुना गया स्पीकर निष्पक्ष एवं दल रहित होता है। एक बार स्पीकर बनने के बाद वह किसी अन्य पद को धारण नहीं करता, उसका स्पीकर पद पर पुनः चुनाव किया जाता है। इसी कारण ब्रिटेन में एक बार स्पीकर सदैव स्पीकर के सिद्धांत का पालन किया जाता है। लेकिन जो अमेरिका है तो अमेरिका में स्पीकर का चुनाव ये बहुमत दल अपने काकस अर्थात अंतरंग सम्मेलन में करते हैं। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किसने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा था? लास्की, जेफरसन, जैक्सन या फिर लिंकन? तो किसने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा था? तो ये कहा था ऑप्शन नंबर ए, लास्की ने कहा था। किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए, लास्की ने कहा था। अगला है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस देश में प्रशासनिक न्यायालयों की विस्तृत व्यवस्था है? फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका या फिर स्विट्जरलैंड? तो किस में है? यह है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस में है। किस में है? ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस में। तो फ्रांस में प्रशासनिक न्यायालयों की विस्तृत व्यवस्था है। फ्रांस में प्रशासनिक कानून व्यवस्था स्थापित है जिसका संबंध सार्वजनिक प्रशासन से है। फ्रांस में प्रशासकीय न्यायालयों को देश के साधारण न्यायालय का ही स्तर प्राप्त है। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, प्रशासकीय विधि किस संविधान की मुख्य विशेषता है? इंग्लैंड के, फ्रांस के, स्विट्जरलैंड के या फिर भारत के? तो बताइए प्रशासकीय विधि किस संविधान की मुख्य विशेषता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस की। किसकी है? ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा यानी कि फ्रांस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिस्थापित करता है वह है मूल विषयक है, प्रक्रियात्मक है, वितरक है या फिर प्रतिमानित है? तो 53 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा यानी कि प्रक्रियात्मक है। कैसा है? प्रक्रियात्मक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 54, विधि की एक उचित प्रक्रिया न्यायिक व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है। यूके में, फ्रांस में, यूएसए में या फिर भारत में? तो बताइए कहाँ पर है? विधि की उचित प्रक्रिया न्यायिक व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, यूएसए में है। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस बाद में अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को परिभाषित किया था? गिब्बन बनाम ऑगड्यू, स्कॉट बनाम स्टैनफोर्ड, मार्वरी बनाम मेडिसन, मैक्सियोलोच बनाम गैरीलैंड? तो निम्नलिखित में से किस बाद में अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को परिभाषित किया था?
तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें सही हो जाएगा, यानी कि मारवाड़ी बनाम मेडिसन। मारवाड़ी बनाम मेडिसन। तो मारवाड़ी बनाम मेडिसन ये 1803 के बाद अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को परिभाषित किया था। इसके उद्देश्य कानून की वैधानिकता की जांच करना था। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से किस एक विवाद में अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को मान्यता दी थी? मैक्सियोलोच बनाम मैरीलैंड, मरवरी बनाम मेडिसन, गिवन बनाम ऑगड्यू या फिर स्कॉट बनाम स्टैनफोर्ड। तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें सही हो जाएगा, यानी कि मारवरी बनाम मेडिसन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। चीन के राष्ट्रीय संसदीय निकाय को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? राज्य परिषद कहते हैं, राष्ट्रीय जन कांग्रेस, जनसभा या फिर सर्वोच्च सोवियत। तो चीन के जो राष्ट्रीय संसदीय निकाय है उसको क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय जन कांग्रेस। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय जन कांग्रेस। तो चीन के राष्ट्रीय संसदीय निकाय को राष्ट्रीय जन कांग्रेस यानी कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं। यह चीन गणराज्य की राष्ट्रीय विधायिका है। इसका चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है। इसमें जो सही है ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। निम्न में से कौन सा कथन चीन के संदर्भ में सही नहीं है? अब जो सही नहीं है वह हमें बताना है। तो पहला दिया गया है सांस्कृतिक क्रांति सफल नहीं हुई, चीन का साम्यवादी दल प्रजातांत्रिक केंद्रवाद के आधार पर संगठित है, चीन का संविधान एक रूप न्यायिक व्यवस्था प्रदान करता है, या फिर चीन में माओ के नवीन प्रजातंत्र के विचार को व्यवहार में लाया गया। तो इसमें हमें बताना है कि चीन के संदर्भ में इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा, सांस्कृतिक क्रांति सफल नहीं हुई। ठीक है, इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। आइसा वर्लिन ने टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में क्या प्रतिपादित नहीं किया? स्वतंत्रता और समानता 2 स्वतंत्र मूल्य हैं, स्वतंत्रता केंद्रीय मूल्य है, सामाजिक आर्थिक असमानता को राज्य के कार्यक्षेत्र के भीतर माना, या फिर सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति का मामला है। तो आइसा वर्लिन ने टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में क्या प्रतिपादित नहीं किया? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक आर्थिक असमानता को राज्य के कार्यक्षेत्र के भीतर माना। ठीक है, सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 60 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। लॉर्ड सभा जब ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती है तो उस समय हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कितने सदस्य कार्यवाही में भाग लेते हैं? सभी सदस्य, सिर्फ वंशानुगत पीयर, सिर्फ कानूनी सदस्य, या फिर सिर्फ आध्यात्मिक पीयर? तो क्या इसमें राइट आंसर होगा 60 का? बताइए। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ कानूनी सदस्य। तो लॉर्ड सभा जब ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती है तो उस समय हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मात्र कानूनी सदस्य जिन्हें न्यायिक क्षेत्र में उच्च स्थान या विशेषज्ञता प्राप्त हो या ऐसे किसी पद पर रह रहे हों न्यायाधीश के रूप में बैठते हैं। इनके निर्णय अंतिम होते हैं। तो इसमें जो सही है यह ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।